फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त मोनिशा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने शो लव यू जिंदगी में। जैसा कि आप जानते हैं, ये सिर्फ एक शो नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट की हर नारी का अपना एक मंच है। ये आप ही का शो है, इसलिए हर एपिसोड में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। बात चाहे इंस्पिरेशन की हो या अपने आप को आगे ले जाने की, हम हर मोड़ पर आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि सोच बदलने से ही जिंदगी बदल सकती है और बदली हुई सोच को मुस्कुराती जिंदगी से तो प्यार हो ही जाता है। दो डेकेड तक टीवी जर्नलिज्म में एक्टिव रहने के बाद इन मोहतरमा ने आज नागालैंड में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को अपना मिशन बना लिया है। तो आइए चलिए मिलते हैं इन मोहतरमा से अपने स्पॉटलाइट सेगमेंट में। नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट के दोयांग जलाशय में हर साल अमूर फाल्कन्स हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचते थे, लेकिन कुछ साल पहले इनका बहुत बुरी तरह से शिकार कर दिया जाता था। बानू हड़ालू की कोशिशों की वजह से आज इन पक्षियों का शिकार बंद हो गया है। तो चलिए आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में हम मुलाकात करते हैं इस जाबाज और डेडिकेटेड कंजर्वेशनिस्ट से। बानू जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में खुले आसमान से भी बड़ा स्वागत है। थैंक यू मनीषा जी, आप हमें ये बताइए कि आप क्या करती हैं, आप अपने काम के बारे में बताइए और ये बताइए कि अमूर फाल्कन क्या है। Amur falcons are falcons. But they are amongst the falcons. They are one of the prettiest birds of prey. They're very small in size and they weigh just about 260 grams, the size of a small kestrel. Comes from the Amur regions and they come every winter. They are migratory birds. So they come in the thousands and they collect over this area called the Doyang Reservoir and of course over many other places that we've come to know subsequently after highlighting the massacre of these birds. But the amazing thing about these birds is that group batch pe aate hain, and the longest they stay is we think it's through some telemetric science studies. They 10 दिन के लिए रहते हैं. And when they come there, this is the pit stop for them. When you look at the journey they make from the Amur region to South Africa, Nagaland becomes a really important stop for them because this is where they refuel. They feed on the termites, they feed on grasshoppers, and we don't know what else they feed on because they really fly like really high up in the sky. So with the arrival of these Amur falcons, we know that it's an indication that the biodiversity of the area is good and it's intact. So they are indicators of a good biodiversity of a region. जी, तो इन पक्षियों को बचाने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? So first was तैयार में बहुत मुश्किल थी क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत रैम्पेंट है नागालैंड में, लेकिन ये जो हंटिंग हम लोग देखी थी वहाँ पे बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी, बहुत लार्ज स्केल हुआ था, तो उसको एड्रेस करना चुका. एंड वी एक्चुअली ऑफर्ड free education, conservation education for the children of the village. And that's how we started. That's how we started working in the village. And also government की तरह से भी उन लोग को अपील किया था, because it's such a spectacle, it's such a phenomenon that it can be a tourist destination. तो सोचिए ये जो विलेज है, जो almost 500 years old village, और कोई भी नहीं जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये चिड़िया आने के बाद पूरा दुनिया सुन लिया उनके नाम, और अभी आते हैं ये चिड़िया. हाँ, लोग आते हैं. वो कहते हैं जब दिल में प्रेम हो और मन में विश्वास तो कुछ भी हासिल हो सकता है. ये आपका प्यार है और आपका विश्वास है जिसने इस मुकाम को हासिल किया. तो आप हमें ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं अभी भी वहाँ पे इन्वॉल्व हैं. अभी 7 साल हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी वहाँ पे कंजर्वेशन एजुकेशन, क्योंकि कंजर्वेशन के जो काम है ना बहुत टाइम लगते हैं. और वी आर लुकिंग एट द टाइगर फुटप्रिंट्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, और कैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट को एक कॉरिडोर बनाए असम से नॉर्थ ईस्ट से बर्मा तक, टाइगर को सेफ पैसेज देने के लिए वही एक रिसर्च हो रहा है अभी, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ. तो आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मच मोर देन फॉर महिलाओं, आई वांट टू एड्रेस द मेन दैट यू नो कंसिडर योर women, empower your women, and for mothers, learn to treat
your children, your sons and your daughters equally, and teach your sons to respect women. I think this is really important. We should not lose that sight. I feel that is important. बानो जी, आप जितनी कमाल की है, आपका काम उससे भी ज़्यादा कमाल का है। लव यू जिंदगी की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Manisha. So gracious of you. तो देखा आपने, एक नारी अगर ठान ले तो वो क्या क्या कर सकती है। बानो हरालू के एफर्ट्स की वजह से आज नागालैंड का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। आज वहाँ हर एक पंछी का अपना एक आसमान है। तो दोस्तों, अब चलिए आसमान से उतरकर जमीन पर आ जाते हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट स्टाइल रैप का। देखिए मैं किधर हूँ? नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ इंडिया के, मैं अपनी ही मातृभूमि में हूँ, सिक्किम में। आज मैं गैंगटॉक में हूँ, गैंगटॉक। और आज मैं गैंगटॉक के एमजी मार्केट में हूँ। एमजी मार्केट गैंगटॉक का बिजिएस्ट और मोस्ट हैपनिंग मार्केट है। देखिए ना, यहाँ पे हर चीज इतनी ऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। अब आप घूमने आए हो कहीं पे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक सुवेनियर शॉप से। आइए। कितना सुकून था ना। इसे कहते हैं सिंगिंग बोल। इससे माहौल एकदम अलौकिक हो जाता है। ऐसे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। गैंगटॉक की यही एक खास बात है, आप एकदम प्योर स्पिरिचुअल फील करते हो। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कपड़े भी मिलेंगे आपको। गर्म कपड़े के साथ साथ समर के लिए भी कुछ अच्छे अच्छे कुर्तीज मिल जाएंगी। बहुत सारे वार्म टॉप्स भी हैं अलग अलग कलर्स में। चलिए देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। वाओ, पेस्ट्रीज, मफिन्स, केक। अब टाइम है मेरे फेवरेट सेक्शन का, शूज। चलिए। हेलो, इधर देखिए, 50% ऑफ। मैं कितनी लकी हूँ ना। ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन ग्रास, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। एमजी रोड की एक खास बात यह है कि यहाँ पे वाहन अलाउड नहीं है, तो आपको अपनी कार्स और बाइक्स मार्केट के बाहर ही पार्क करनी होगी। तो यहाँ पे चलने का एक अलग ही मजा है, यानी शॉपिंग के साथ वॉकिंग भी, एक्सरसाइज और शॉपिंग भी। है ना कमाल की बात? अच्छा लग रहा है सिक्किम? अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं ना शॉपिंग करते करते बहुत थक चुकी हूँ। ये मार्केट इतना प्यारा है, मैं तो यहाँ पे घंटों स्पेंड कर सकती हूँ शॉपिंग करते करते। और एक बात है, शॉपिंग करने के बाद यहाँ के बेंच पे बैठने का अपना एक मज़ा है। यहाँ पे बैठ के आप सुकून से एक ऑडियंस की तरह पूरे मार्केट को देख सकते हो। आज के हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में मैं हूं गुवाहाटी में स्थित रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर में, जहां पे आज मैं पंचकर्मा के बारे में जानकारी लेने वाली हूं और पंचकर्मा महिलाओं के लिए कितना बेनिफिशियल है, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दुआ। डॉक्टर, आपका हमारे शो नमस्कार लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर, आप हमें पंचकर्मा के बारे में विस्तार से बताइए। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षाणाम आतुरस्य विकारः प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना
और जो रोग हो गया है किसी रोगी को उसके रोग का उपचार करना। तो इस तरह से पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर शरीर में जो इम्बैलेंस हुए हुए दोष हैं या जो टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठे हुए हैं उनको निकालने में मदद मिलती है, जिससे औषधियों का प्रभाव अधिक होता है और रोग के दोबारा होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। महिलाओं से संबंधित किन रोगों में पंचकर्मा बेनिफिशियल है? पंचकर्मा महिला पुरुष सभी के लिए उतना ही लाभदायक है, लेकिन जैसे आपने कहा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो केवल महिलाओं में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब माहवारी बंद हो जाती है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद जो मीनोपॉज का समय है 40-45 की उम्र के बाद महिलाओं के अंदर जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं वो भुरना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसकी वजह से जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चलने फिरने में दिक्कत और ये सब परेशानियां अक्सर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद देखने को मिलती हैं। उस स्थिति में पंचकर्मा का बहुत अच्छा लाभ है। पंचकर्मा में जो वात शामक चिकित्सा पद्धति है, जैसे आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती, इनका प्रयोग करने से इसमें बहुत लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ जो ब्रोंकियल अस्थमा, जो तमक श्वास के जो रोगी होते हैं या श्वास व संस्थान की जो बाकी बीमारियां हैं उसमें पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है। इसी के साथ साथ जो हमारे जठरांत्र मीन्स जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, पंचकर्मा हैज़ ए वेरी गुड रोल टू प्ले। जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से होने वाले, उसमें भी पंचकर्मा का बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। सो इन ए वे एज कम्पेयर टू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये देखा गया है कि पंचकर्मा और आयुर्वेदिक चिकित्सा का, आयुर्वेदिक औषधियों का अगर सेवन किया जाए तो महिलाओं में मेनोपॉज के समय होने वाली अस्थि और जोड़ों से संबंधित व्याधियों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अभी 2 सवाल और पूछूंगी आपसे डॉक्टर। पहले आप ये बताइए कि आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या ये महंगी हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ क्या एलोपैथिक औषधियाँ भी साथ ही ले सकते हैं? पहले तो मैं ये कहूँ कि जहाँ तक ये एक भ्रांति है, ये एक धारणा है समाज में कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रायः जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध पेड़ पौधे, एनिमल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, मेटल्स, मेरीन प्रोडक्ट्स, इन सब से ही मिलकर बनाई जाती हैं। कुछ औषधियाँ जिनके अंदर कुछ ऐसे विशेष इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो महंगी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रायः ज़्यादातर आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे उपलब्ध होती हैं। और जहाँ तक इनके एलोपैथिक दवाओं के साथ लेने की बात है, ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन है, ऐसा होता है। इसमें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते ये रोगी, इस तरह के रोगी अपने एक क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर और एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर, इन दोनों की परामर्श से आप इस चिकित्सा का सेवन करें, इन दवाओं का सेवन करें। जी, अब आखिर में आप हमें ये बताइए कि आयुर्वेदिक औषधियों और हर्बल औषधियों में क्या अंतर है? आयुर्वेदिक औषधियाँ वो होती हैं जो आयुर्वेदिक बुक्स के अंदर मेंशन्ड हैं। जी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल है एक डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आयुर्वेद की अथॉरिटेटिव बुक्स का मेंशन किया गया है। उन आयुर्वेदिक अथॉरिटेटिव बुक्स के अंदर जो भी फॉर्मुलेशंस, जो भी प्लांट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स या और इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड हैं, उनसे बनी हुई जो सारी फॉर्मुलेशंस हैं केवल वही आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, एक्जॉटिक प्लांट्स, जो इंडिया में नहीं पाए जाते और जिन प्लांट्स का मेंशन इन बुक्स में नहीं है, उन प्लांट्स को लेकर अगर कोई दवाई बनाई जाती है तो वो हर्बल मेडिसिन है, वो आयुर्वेदिक दवा नहीं है। जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में हैं जो प्राकृतिक औषधियों से भरपूर है। तो आप भी इनका फायदा उठाइए और एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से ही अपना इलाज कराइए। नए नए करियर के ऑप्शन से आप सही करियर चुन सकते हैं। ऐसी एक करियर है फिशरी साइंस। फिशरी साइंस को करियर के तौर पे लेने से पहले जान ले कुछ जरूरी बातें हमारे अगले सेगमेंट में, जो है career.com। मछली पालन यानी कि फिशरी साइंस आज के वक्त का एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन है। इस क्षेत्र में एस्टैब्लिश लोग आजकल काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो अगर आपका मछली पालन यानी फिशरी साइंस में रुचि है तो आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आज मैं हूँ शिलोंग के एक जाने माने कॉलेज में, जहाँ फिशरी साइंस जैसे कोर्स भी सिखाए जाते हैं, और इसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर आर्यन भूया और डॉक्टर सारा खरबोली। आप दोनों का हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भूया, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फिशरी साइंस है क्या?
फिशरी साइंस ऐसा एक कोर्स है जिसमें हम लोग मत्स्य पालन के विषय में सिखाते हैं। ये एक वोकेशनल कोर्स है, जाके अभी हम लोग ये इसको प्रोफेशनल कोर्स बनाया है, जिससे इसको सीखने के बाद ये लोग अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। जी, ये काफ़ी अनोखा कोर्स है और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं और अवेलेबल है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? ये कोर्स हम लोग 1984 में शुरू किए थे एज ए अटैच सब्जेक्ट, एज ए वोकेशनल कोर्स जूलॉजी, एंड लेटर ऑन 1990 को इसको हम लोग फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट बना दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशिकल्चर करके। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में यूजीसी का अंडर में कॉलेज लेवल में ओनली डिग्री कॉलेज है जिसमें ये सब्जेक्ट तो ऑफर किया जाता है। अच्छा, तो ये कोर्स में आप क्या सिखाते हैं? इसमें हम लोग बेसिकली मत्स्य पालन के बारे में सिखाते हैं, जैसे इसको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों हम लोग ऑफर करते हैं। जैसे हम लोग को एक जाके एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद साइंटिफिकली कैसे कोर्स लोग कल्चर कर सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसका ऊपर हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं। जी, तो ये कोर्स करने के लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? क्लास 12 में बायोलॉजी एज ए कंपल्सरी, बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके बाद बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री का ज़रूरी होता है। क्लास 12 में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट्स कंपल्सरी है। आखिर में डॉक्टर भूया, क्योंकि हमारा शो महिलाओं के लिए है, आप हमें ये बताइए कि आप अपने इस कोर्स के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, यहाँ का जो महिला हैं, हम लोग को ये जो सिस्टम है, हम लोग को सोशल मैट्रिलिनियल सिस्टम है। मैट्रिलिनियल सिस्टम में क्या है, ये लोग ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं और हम लोग थ्रू फिशरीज और कोशिश करते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़े। ये लोग खुद का इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपना घर का पीछे जो जमी है उसमें थोड़ा जो जमी है उसको भी यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें हम लोग को ऑर्नामेंटल फिश जो रंगीन फिश है उसको भी जगह ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटा जगह में बहुत कम कर सकते हैं, उसको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी हिसाब से जो यहाँ का औरत लोग है वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, डॉक्टर सारा, आप हमें ये बताइए कि ये कोर्स करने के बाद इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्या संभावनाएं हैं? The students who pass out from this department can go back and start their own. So they're entrepreneurs on their own. But those who want to go for further studies can go for further studies and do the MSc. Another is they can be absorbed in the fishery department, that's the state government, because we've had this aquaculture mission which have absorbed a few students from our college. So employability rate is very high through this course, but it has to be the individual who is interested to do it. और हम लोग को जो स्टूडेंट्स है बहुत लोग गांव से है, जो अपना जमीन है, तो ये जमीन हम लोग यूज़ करके अपना फार्म कर सकते हैं। हम लोग मेघालय में ऑलमोस्ट 250 स्पीसीज ज़्यादा ऑर्नामेंटल फिश है जिसको अपना ब्रीड करके ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें ये बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो हम लोग को जो स्टूडेंट है वो लोग को एम्प्लॉयबिलिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप करने का चांसेस है, खुद का अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उससे इनकम कर सकते हैं। वंडरफुल। डॉक्टर सारा, डॉक्टर भूया, आप दोनों ने हमारे साथ बातचीत की, हमें वक्त दिया और फिशरी साइंस जैसे अनोखे कोर्स के बारे में इतनी विस्तार से बातचीत की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिशरी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसका लाभ उठाइए और अपनी लाइफ मस्त बनाइए। और अब ढेर सारी मस्ती के लिए मैं आपको ले चलती हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जहाँ मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक खास कलाकार से, हमारे अगले सेगमेंट में, जो है ग्लैम शैम। लव यू जिंदगी बहुत प्यारा नाम है। इसके साथ साथ मैं ये ऐड करूंगा कि लव यू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेरा वहाँ कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ है। क्या जगह है, क्या झीलें हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या खूबसूरती है, क्या हरियाली है। मैं आसाम गया, मैं नागालैंड गया, मैं अरुणाचल प्रदेश गया, मैं मेघालय गया, मैं त्रिपुरा गया, मैं सिक्किम गया। एक एक कोना कोना मैंने वहाँ का छाना है। नागालैंड गया, इतने अच्छे लोग हैं, इतने सिंपल लोग हैं। उनका खाना, उनका रहन सहन, उनके लोक गीत, उनके लोक नृत्य, ऐसी एक वहाँ पर एक हर इंसान से मिलकर अपनायत महसूस होती है। एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, जो काम आप उन्हें दें वो उस काम में लग जाते हैं। तो मैं उन्हें सलूट करता हूँ।
एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा फिर दोबारा कब वहाँ जाना हो। वहाँ की हरियाली, वहाँ की चाय, वहाँ का खाना, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। मैरी कॉम ने किया है, और भूपेन हजारिका म्यूज़िक में, दीपा कर्माकर तकरीबन वो मेडल जीत गई थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है एक हमारा अटूट हिस्सा है। सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन भाई बहन हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, हमारी जान है। लव यू जिंदगी, कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा ख्याल है। जिंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है। जितना हो सके उससे प्यार कीजिए, अपने दोस्तों से प्यार कीजिए, अपने दुश्मनों से प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार, लव एक ऐसी चीज़ है, जितना आप बांटेंगे ये दौलत उतनी ही बढ़ती है। तो साहिर साहब ने भी कितनी अच्छी बात कही है जिंदगी के बारे में। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो यही ज़िंदगी है, हमको ज़िंदगी इसी तरह जीना है। दुख सुख जो हैं वो हमारे साथी हैं, मेहमान की तरह हैं, आते हैं चले जाते हैं। दुख आए तो भी उसका स्वागत कीजिए, वो भी हमेशा नहीं रहता। सुख आए उसका भी स्वागत कीजिए, वो भी हमेशा नहीं रहता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। इसी तरह हमें ज़िंदगी जीना है। बिकॉज आई लव जिंदगी एंड लव यू जिंदगी। आई लव नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वाओ, इन सुपरस्टार के सुपर डुपर जलवा तो हमारे एपिसोड का हाईलाइट बन गया। दोस्तों, दिल तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन वक्त आ ही गया आपसे जुदा होने का। नए सुर और नए स्टार के साथ हम और आप फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी होस्ट और दोस्त मोनिशा को अलविदा कीजिए। आप मेरे Sorry, I'll just start again. ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं। क्या है ये तो? I forgot, seriously I forgot.